वेलकम टू एवीएस क्लासेस आफ्टर एंड बिफोर स्कूल क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 6 हमारी दुनिया का चैप्टर नंबर 6 पार्ट 6 हमारा पर्यावरण। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। जहाँ तक हमने इस किताब में आपके हमारा पर्यावरण चैप्टर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, अब उसके आगे की बात करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, जहां तक उसके आगे की बातों को हम करते हैं। तो हमने आपको समझाया था कि पेज नंबर 45 इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि चाचा ने समझाया कि ये सभी पानी में जिंदा रहने वाले एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसीलिए यह तालाब का पारितंत्र है। पारितंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और पारितंत्र इकोसिस्टम क्या होता है इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। देखिए, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम, जिसमें हमने बताया था कि सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच की परस्पर निर्भरता पारितंत्र कहलाती है। जितने भी सजीव हैं इस अर्थ पर, जो भी जीव जंतु है, जितने भी सजीव हैं, और पर्यावरण जो है हमारा, पर्यावरण में उपस्थित जितने भी चीजें हैं, इन दोनों का आपस में जो परस्पर निर्भरता है, एक दूसरे पर जो निर्भरता है, उसी को हम पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि पारितंत्र की वजह से ही हम सब एक दूसरे के जीवन को सपोर्ट करते हैं। इस चीज के बारे में हम लोगों ने जाना था और लास्ट वीडियो में मैंने इस पर चर्चा भी किया था। आगे अब पढ़ते हैं कि चाचा ने आगे कहा कि मनुष्य अपनी जरूरतों के हिसाब से पर्यावरण में परिवर्तन लाता है, और यहीं पर पढ़ाकर मैंने बात खत्म की थी। तो मनुष्य को जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसी जैसी जरूरत पड़ती है, उसके आधार पर वो पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। और मैंने बताया था कि पर्यावरण से परिवर्तन लाने का मतलब है कि पर्यावरण से छेड़खानी करना, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछा। फौजी चाचा ने क्या पूछा कि अगर घर नहीं हो तो क्या कठिनाई होगी। दूसरा प्रश्न चाचा ने पूछा, अगर परिवार नहीं हो तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तीसरा प्रश्न चाचा ने पूछा, अगर बाजार बंद हो जाए तो क्या क्या परेशानी होगी। अगर गाड़ियां बंद हो जाए तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी। खूब सर्दी पड़े तो हम क्या करते हैं। ये सब बहुत सारे प्रश्न जो है चाचा ने बच्चों से पूछा। तो रजिया ने कहा कि घर नहीं रहने पर हम रहेंगे कहाँ, धूप हवा वर्षा से कैसे बचेंगे। देखिए, अगर घर नहीं हो तो क्या क्या कठिनाई होगी। बचपन से ही हम लोग पढ़ते हैं 2 क्लास, वर्ग 3 में, 2 में, 4 क्लास में, सब जगह हम लोगों ने पढ़ा है कि घर जो है वो मानव की एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही आवश्यक और जरूरत भरा इकाई है। अगर आप देखिएगा, जीने के लिए, जीवन को चलाने के लिए रोटी कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों की जरूरत होती है, जिसमें हमारा घर जो है वो हमें बाहर के ऐसे वातावरण जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जिसको हम उस वातावरण में हम नहीं जी सकते हैं, उससे घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि गर्मी के दिनों में जब बहुत तेज धूप होती है तो हम घर के बाहर नहीं रहते, घर के अंदर रहते हैं। धूप से बचने के लिए घर के अंदर रहते हैं। सर्दी के मौसम में बाहर के ठंड से बचने के लिए हम घरों में छुप कर रहते हैं। तो एक तरह से देखिए, घर हमें क्या करता है, हमारे जीवन को चलाने के लिए घर हमें बाहर के वातावरण में जो मौसम है अलग अलग तरह के, उन मौसमों से हमें बचाता है। तो अगर घर नहीं होगा तो क्या क्या कठिनाई होगी। तो घर नहीं होने पर हम धूप हवा वर्षा इन सब चीजों से नहीं बच पाएंगे और जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो घर कितनी जरूरी चीज है। अगर परिवार नहीं हो तो क्या दिक्कतें आएगी। इस प्रश्न पर डेविड ने उत्तर दिया कि परिवार के साथ ही तो हम अपने सुख दुख बांटते हैं। अगर परिवार नहीं रहेगा तो जीवन में आप अपने जो भी जीवन में तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उसको आप किससे कहिएगा और कौन आपकी
आपकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेगा। यानी कि परिवार है जिसके पास हम बैठ के अपने तकलीफों को, अपने जीवन के दुख दर्द को उससे बांटते हैं, उससे शेयर करते हैं। और परिवार है तो एक जीवन जो जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच का जो सफर है वो बड़े ही मनोरंजन ढंग से और बहुत ही खुशियों के साथ गुजरता है। अगला सवाल, अगर बाजार बंद हो तो क्या परेशानी होगी? तो इस पर आयुष ने उत्तर दिया कि अगर बाजार बंद हो तो जरूरत की चीजें नहीं मिल पाएंगी। अभी कोरोना था तो आप लोगों ने देखा कि कोरोना में लॉकडाउन लगा, जिसमें दुकानें, बाजार, हर चीज बंद हो गया और हमें घर में रहने के लिए बोल दिया गया। लॉकडाउन में घर से बाहर निकलना मना हो गया था। तो हम लोगों ने देखा कि बाजार के बंद हो जाने से हमें बहुत सारी चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी ज़रूरत की जो रोज़ की चीज़ें हैं वो जो हमें बाजार में दुकान से मिलता था मिलना मुश्किल हो गया था। तो बाजार के बंद हो जाने से बहुत सारी चीज़ें जो हमें मिलती है वो मिलना बंद हो जाती है। तब चाचा ने बताया, आगे लिखा कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर का सही डेफिनेशन मिला कि हम जो पढ़ रहे हैं हमारा पर्यावरण, तो पर्यावरण जो हमारा चैप्टर है इसमें पर्यावरण किसे कहते हैं। तो देखिए, पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं और पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। ठीक है, पर्यावरण ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक मिला है परि, परि का अर्थ होता है जो हमारे चारों ओर है, जो हमारे चारों तरफ चीजें हैं, जो भी हमारे चारों ओर मौजूद है। और दूसरा आवरण का मतलब होता है जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, यानी कि जो चीज हमारे चारों ओर है। अपने चारों तरफ देखिए क्या क्या चीजें मौजूद है, पेड़ है, नदी है, पहाड़ है, चेयर है, सोफा है, पंखा है, बल्ब है, जानवर है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं और भी बहुत सारी चीजें। और जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए, देखिए हवा ने हमें चारों तरफ से घेर कर रखा है पूरी पृथ्वी को। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी चीज पाई जा रही है, चाहे वो प्राकृतिक हो और चाहे वो मानव के द्वारा बनाई गई चीजें हो, इन सभी ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। इसी को हम अपना पर्यावरण कहते हैं। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तो हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। आगे लिखा है कि दुनिया में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक या वातावरण से मिलती है, जैसे पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ इत्यादि। ये प्राकृतिक में पाए जाते हैं, प्राकृतिक तौर पे इनका निर्माण होता है, जिसको हम निर्माण नहीं करते हैं। प्राकृतिक चीजें जिसको हमने नहीं बनाया है, जिसको नेचर ने, प्रकृति ने खुद बनाया है, उस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, उस पे हमारा कोई बस नहीं है कि हमने उसको बनाया है। ठीक है, यह प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती है तथा प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती है। आगे लिखा है, बहुत सारी वैसी वस्तुएं हैं जिसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को परिवर्तित करके बनाए हैं, अतः इसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं, जैसे मकान और पुल इत्यादि। देखिए, अब हमारे आसपास पर्यावरण में जितनी भी चीजें पाई जा रही हैं वो दो तरह की चीजें हैं। एक प्राकृतिक चीज, प्राकृतिक वस्तुएं, और दूसरी मानव निर्मित वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुओं को हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, नेचुरल थिंग्स जिसको नेचर ने बनाया है, और मानव निर्मित वस्तुओं को हम मैनमेड थिंग्स कहते हैं, जिसको मनुष्य ने बनाया है। तो प्राकृतिक चीजों में जो भी चीजें शामिल है, जैसे कि पहाड़ है, नदी है, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, ठीक है, कीड़े मकोड़े हैं, मिट्टी है, सूरज है, चांद है, ये सभी प्राकृतिक चीजें हैं, इसको हमने नहीं बनाया है, ये पहले से ही मौजूद है। और दूसरा, हमने प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके जो हमने अपने उपयोग के लायक उसको बना लिया, जैसे लकड़ी लाए, प्रकृति में पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधा सूख गया, उसकी लकड़ी से अब हमने अपने लिए एक चेयर बना लिया, कुर्सी बना लिया। तो कुर्सी
प्राकृतिक वस्तु का उपयोग करके हमने बनाया कुर्सी को, तो कुर्सी मानव निर्मित वस्तु है, लेकिन हमने उसका उपयोग किया प्राकृतिक वस्तु से ही बनाया। तो दो तरह की चीजें हैं, एक प्राकृतिक चीजें और दूसरी मानव निर्मित चीजें। मानव निर्मित पदार्थ क्या है? वैसी सारी वस्तुएं जिसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को परिवर्तित करके बनाया। जैसे आप मकान बनाते हैं तो मकान में आप ईंट की जरूरत होती है, सीमेंट की जरूरत होती है, ठीक है, बालू की जरूरत होती है जिसको रेत बोलते हैं। तो ईंट हम कैसे बनाते हैं? मिट्टी प्राकृतिक वस्तु है, और फिर उस मिट्टी को हम क्या करते हैं? उस मिट्टी से ईंट बनाते हैं और उस ईंट को से हम फिर मकान बना लेते हैं। तो प्राकृतिक वस्तु जो मिट्टी थी, उस मिट्टी को हमने रूपांतरित कर दिया, उसको चेंज कर दिया ईंट बनाकर, और ईंट हो गया मानव निर्मित वस्तु, ठीक है। और फिर उस ईंट से हमने घर बनाया, मकान बनाया, तो मकान मानव निर्मित वस्तु हुआ जिसको हमने प्राकृतिक वस्तु से उपयोग परिवर्तित करके बनाया। चाचा ने अपने बनाए चित्र दिखाकर कहा कि सभी सजीव एवं निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं के मिलने से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। अब पर्यावरण भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें पहला पर्यावरण है प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट। प्राकृतिक पर्यावरण में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों शामिल है। तो सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं, जैसे नदी, पर्वत, पेड़ पौधे, जीव जंतु। तो नदी क्या है? निर्जीव वस्तु है। पहाड़ पर्वत क्या है? निर्जीव वस्तु है। लेकिन पेड़ पौधे सजीव वस्तु हैं। जीव जंतु क्या है? सजीव हैं। और ये सभी प्राकृतिक चीजें हैं। पेड़ पौधों को भी हमने नहीं बनाया है, जीव जंतुओं को भी हम नहीं बनाते हैं। नदी को, तालाब को, पहाड़ को, नदी जो है, तालाब, पहाड़ जो है, उसको हम नहीं बनाते हैं। तो ये सभी प्राकृतिक चीजें हैं और इसमें सजीव और निर्जीव दोनों शामिल है। ये सभी हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। स्थल, जल एवं वायु से घिरे सभी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। भूमि का वह भाग जिस पर जीव रहते हैं, इन सभी को स्थल मंडल कहते हैं। अब देखिए, हम सभी जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, इंसान हैं, गाय, घोड़ा, बैल, शेर, हाथी, ये सब कहाँ रहते हैं? जो भी जीव स्थल पे रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, उसे स्थल मंडल कहते हैं, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के खनिज लवण अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं। बहुत सारे खनिज लवण, जैसे हमारे शरीर में ही बहुत प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, तो वो सभी अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं। वो जीवित नहीं है, वो निर्जीव की स्थिति में गिने जाते हैं। जबकि पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि मानव भी जैव पर्यावरण के अंग हैं। देखिए, जबकि पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव, खुद हम मनुष्य भी जैव पर्यावरण के अंग हैं, ठीक है। कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, महासागर एवं विभिन्न जलाशय मिलकर जल मंडल का निर्माण करते हैं। अब देखिए, स्थल मंडल अभी हमने पीछे पढ़ा, इसका मतलब ये था कि स्थल पर रहने वाले जितने भी सजीव हैं, जीव जंतु या जो भी चीजें हैं, वो स्थल मंडल में आते हैं। जल मंडल में कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, महासागर एवं विभिन्न जलाशय मिलकर जल मंडल का निर्माण करते हैं। और जो जीव स्थल पे पाए जाते हैं और जो जीव जल में पाए जाते हैं, तो जो स्थल पे पाए जाते हैं उसे स्थलचर कहते हैं, जो जल में पाए जाएंगे उन्हें जलचर कहते हैं। उन्होंने बच्चों से पूछा, जरा सोचो तो जल के अभाव में कौन कौन सी परेशानी आएगी। देखिए, अब स्थल मंडल के बाद हमारा दूसरा मंडल जल मंडल है, और जल मंडल में भी बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं, वनस्पति निवास करते हैं उसमें। अब चाचा ने बच्चों से महत्वपूर्ण बात ये पूछा कि जल के अभाव में कौन कौन सी परेशानी आएंगे। आप लोग भी सोचिए कि अगर जल नहीं होगा, पानी नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, तो क्या हालात होगा। जल बिना जीवन संभव ही नहीं है। आपने पढ़ा है कि 9 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम।
तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, और उसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर पानी पाया जाता है। बाकी दूसरे जितने भी ग्रह है उस पर पानी नहीं पाया जाता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो बिना पानी के तो जीवन सोचना ही संभव नहीं है, कभी जीवन हो ही नहीं सकता है बिना पानी के। तो बच्चों ने भी सोचकर बताया, यह तो बहुत परेशानी होगी, अगर जल नहीं होगा तो बहुत परेशानी होगी। सुबह से शाम तक जल की बार बार जरूरत पड़ती है, खाना बनाने, प्यास बुझाने से लेकर शरीर को स्वच्छ रखने में इसकी जरूरत पड़ती है। चाचा ने कहा, क्या हमें पानी बर्बाद करना चाहिए? अब आप खुद सोच के देखिए, आप सभी लोग सोचिए कि क्या हमें जल को, पानी को बर्बाद करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सुबह जब उठते हैं और रात को जब सोते हैं तो सुबह से रात तक में आपका जीवन पूरा चारों तरफ से जितने भी जीवन में बहुत सारे जो काम करते हैं वो सब पानी से घिरा हुआ है। और आपके घर में मम्मी से पूछिए, सबसे ज्यादा काम मम्मियों को पानी से होता है, आपके मम्मी को ज्यादा होता है किचन में कपड़ा धोना, नहाना। हम लोग के लाइफ में भी हम लोग नहाते हैं, हम लोग भी कपड़े धोते हैं, तो हर जगह पानी है, खाने में, नहाने में, घर साफ करने में, गाड़ी साफ करने में, बहुत सारी चीजों में हर जगह जल की उपयोगिता होती है, पीने में। तो जल के बिना जीवन तो संभव बिल्कुल है ही नहीं, तो इसीलिए पानी हमें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जल को बर्बाद इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जल हमारे धरती पर, सोचने में तो हम पढ़ते हैं कि जो धरती हमारी है उसको ऐसे बांटा जाए, तो जो लाल वाला हिस्सा अब आपको दिखाई देगा, रेड वाला जो हिस्सा दिखाई देगा, ये धरती है, ये जमीन है, स्थल है। और बाकी सब, ये जो नीला वाला हिस्सा दिखाई देगा, ये सब जल है। ब्लू वाला हिस्सा पूरा क्या है? जल है। यानी कि हम पढ़ते हैं, हमें पढ़ाया जाता है कि 70% हिस्सा पृथ्वी पर जल है और 30% हिस्सा पे 30% हिस्सा पे स्थल मंडल है। तो लेकिन क्या जल इतना है पीने लायक? सागर में अथाह जल भरा पड़ा है, बहुत ज्यादा मात्रा में जल धरती पर से उपस्थित है आपको, समुद्र में, सागर में, महासागरों में। लेकिन क्या वो सब पीने लायक है? नहीं है। अगर हमारे अर्थ पे कुल 100% पानी है तो उसमें से 97%, 100% पानी में आपके पास अगर जल की मात्रा 100% है तो इस 100% जल में 97% जल की मात्रा खारा है, समुद्र में वो पानी है, खारा है, जिसको हम पी नहीं सकते हैं। रह गया 3% पानी, जो 3% पानी है ये आपका पीने योग्य पानी है, मीठा पानी है, मीठा पानी है, स्वच्छ जल है जिसको हम पीते हैं। तो ये जो 3% पानी है इसमें भी अभी 1% के करीब लगभग बर्फ के रूप में है, कुछ नदी में है, तालाब में है, सब ऐसे ही है। तो हमारे पीने लायक पानी बहुत कम है, इसीलिए हमें पानी को बहुत ही सुरक्षित ढंग से और अच्छे से यूज करना चाहिए, और भविष्य के लिए हमें पानी को बचा के रखना चाहिए, ताकि पानी जो है वो भविष्य में खत्म ना हो हमारे लिए। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं हमारे भारत में ही जहाँ पर ग्राउंड लेवल वाटर जो है, पानी की जो मात्रा है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई है, और वहाँ पर पानी के अभाव की वजह से जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। महाराष्ट्र में ही कई सारे ऐसे गांव हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में एक गांव है उस्मान नगर, वहां पर आप जाइएगा तो वहां पर ग्राउंड लेवल वाटर, पानी का लेवल बिल्कुल जीरो है। वहां पर सरकार टैंकरों के माध्यम से लोगों को सुबह शाम पानी पहुंचाती है, और उन टैंकरों से जब पानी पहुंचता है तो लोगों को वहां पर भी गांव में लड़ाई लड़नी पड़ती है। बताइए, पानी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है। जिस देश में गंगा, यमुना, इतनी बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं
और उस देश में पानी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है, ये बहुत सोचनीय बात है। तो हमारे देश में ही कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मैंने बताया कि पानी खत्म हो रहा है उन गाँवों से, राज्यों के। तो उस्मान नगर में ही मैंने एक एग्जाम्पल बताया, वहाँ पर बिल्कुल ही पानी खत्म है। टैंकर से गवर्नमेंट पानी पहुँचाती है, जब टैंकर लेके पानी गांव में जाती है तो उसमें भी लड़ाई हो जाता है। बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं पानी लेने के लिए, और उस पानी लेन देन में कभी कभी झगड़ा का भी माहौल पैदा हो जाता है कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। किसी को पानी नहीं मिल पाता है, उसी में किसी को मिल जाता है। जो ताकतवर है वो पानी किसी तरह से जाके ले लिया, जो ताकतवर नहीं है उसको पानी नहीं मिल पाया। तो बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो पानी हमें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। और हर जगह देखिए, टीवी पे, अखबार में, रेडियो पे, हर जगह से आपको ये एडवर्टीजमेंट प्रचार किया जाता है जिसमें समझाया जाता है कि जल की एक बूंद बचाइए। एक बूंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सब भी आज आप लोग भी एक वादा कीजिए, कहीं पर भी जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे, किसी भी पब्लिक स्थान पे जाते हैं, तो वहां पर देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं नल खुला छोड़ के चले जाते हैं। तो उस स्थिति में अगर हम और आप भी अगर वहां से जा रहे हैं और अगर कोई नल खुला हुआ दिखाई देता है तो हमें उसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो उतना पानी बर्बाद ना हो। तो चाचा ने कहा कि क्या हमें पानी बर्बाद करना चाहिए? सभी बच्चों ने नहीं में सर हिलाया। चाचा ने कहा, चूंकि जल का भंडार सीमित है इसीलिए इसका सही उपयोग हमें करना चाहिए। जल का भंडार सीमित है। सीमित का मतलब कि कुछ खजाना है जो रखा हुआ है और इतना ही है, उसका स्टॉक बता दिया गया है कि इतना ही है, और उसी में से हम निकाल निकाल के यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जल की मात्रा भी हमारे लिए सीमित है, ऐसी बात नहीं है। और जल के बारे में हमें कभी दूसरा एक टॉपिक कभी बनाएंगे स्पेशली जल के बारे में, तो उसमें हम आपको और अच्छे से पृथ्वी पर जल की मात्रा, जल कितना है, क्या नहीं है, जल का कितना उपयोग, किस तरह से, ये सब चीज हम आपको, ग्राउंड लेवल वाटर, धरती का जल स्तर क्या है, ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। चाचा ने पुनः कहा, पृथ्वी के चारों ओर वायु है, इसे वायुमंडल कहते हैं। यह सूर्य से आने वाली प्रत्यक्ष किरणों एवं हानिकारक विकिरण यानी कि पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रे से हमें बचाता है। हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से वायु की एक परत ने ढक के रखा है, ठीक है। और ये वायु की परत जिसने ढक के रखा है इसे हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल क्या काम करता है? तो सूरज से आने वाली जितनी भी हानिकारक किरणें हैं, जिसे हम पराबैंगनी किरण बोलते हैं, उससे हमें बचाता है। हालांकि वायुमंडल में ही एक परत है, ठीक है, ओजोन परत। वो ओजोन परत क्या करता है? सूरज से जो भी हानिकारक किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें, उससे हमें बचाता है। वो फिल्टर का काम करता है, उसको छानने का काम करता है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में आपकी मम्मी किचन में जब रोटी बनाती है तो रोटी बनाने से पहले वो आटा को, देखते होंगे एक छन्नी होता है ऐसे चालने वाला, उसमें आटा को डाल के ऐसे ऐसे चालती है। तो छन्नी में छोटे 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 छेद हैं। वो क्या करता है, जब मम्मी उसमें आटा डालती होंगी तो जो भी आपके लिए यूजफुल चीजें हैं, जो आपके लिए उपयोगी चीजें, जो अच्छी चीजें हैं, तो आटा उसमें वो अच्छी चीजें वो आपके लिए नीचे आ जाता है, और उसमें ऊपर देखते होंगे चोकर बच जाता है, गेहूं के भूसे बच जाते हैं, जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो उसको हम अलग कर देते हैं। तो छन्नी ने छानने का काम किया, जो हमारे उपयोग की चीज नहीं थी उसको ऊपर रख दिया, और जो हमारे उपयोग की चीज थी उसको नीचे गिरा दिया। ओजोन लेयर, ओजोन परत भी यही काम करता है। सूर्य से आने वाली जो भी हानिकारक किरणें आ रही हैं उसको ऊपर ही रोक देता है, और जो अच्छी किरणें हैं उनको नीचे आने देता है। अब ओजोन लेयर जो है, अगर हम अब सोच के देखिए एक चीज कि अगर मम्मी का जो छन्नी है उसमें हम उंगली से छेद कर दें मोटा मोटा, अब उसके बाद आटा चालेंगे तो क्या होगा? आटे के साथ साथ हानिकारक चीजें जो चोकर है वो भी आना शुरू होगा। तो हम अपने पर्यावरण को जितना प्रदूषित करेंगे, जितना गंदा करेंगे, इसमें जितना प्रदूषण फैलाएंगे, तो ओजोन जो परत है उसमें जो ओजोन परत के छेद बढ़ते जाएंगे, और उससे क्या होगा? जो हानिकारक किरणें हैं वो भी हम तक पहुंचने लगी,
लगेंगी और जिससे हमारे पर्यावरण में धरती का तापमान बढ़ेगा, बहुत सारे आपके स्किन से संबंधित बीमारियां होंगी, गर्मी इतनी बढ़ेगी, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वायुमंडल देखिए एक तरह से क्या कर रहा है, हमें ओजोन वायुमंडल हमें हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे हमें बचा रहा है, तो ये भी हमारे पर्यावरण का अंग है। रानी बोली, आगे देखते हैं, रानी बोली, मैं एक बार चाचा के साथ बाजार गई थी, हड़ताल के कारण सभी गाड़ियां बंद थीं। हड़ताल समझते होंगे आप लोग, जैसे स्ट्राइक कर देना, किसी सरकार की किसी मांग को हमें पसंद नहीं आता है, कोई ऐसी चीज सरकार ने हमारे लिए नियम कानून बनाए जो हमें पसंद नहीं है, तो हम उसके प्रति सरकार से हड़ताल पर बैठ जाते हैं उस चीज को सुधरवाने के लिए। जैसे अभी देखिए एनटीपीसी जो बच्चों का रेलवे का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें बच्चों को सरकार की कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से बच्चों ने हड़ताल किया, रेल जाम कर दिया, रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया था। हालांकि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, गलत बात है, क्योंकि दूसरे पब्लिक को भी परेशानी होती है। सरकार से कुछ और भी माध्यम हो जिससे हम बातचीत कर सकें, कुछ अच्छा ऐसा तरीका निकाला जाए। हर किसी, कोई भी स्ट्राइक कर रहा हो, किसी भी चीज़ के प्रति हड़ताल वड़ताल हम जब कर रहे हैं, तो हम एक ऐसा तरीका निकालें, इसमें भी हमें एक सोच लाना होगा कि हम किस तरीके से सरकार को मनाएं, किस तरह से हम सरकार को अपनी बात को बताएं। ये कोई तरीका नहीं है कि हम सड़क जाम करके बैठ गए, रेलवे ट्रैक जाम करके बैठ गए, महीनों महीनों भर तक सड़क हम जाम करते रह गए। इससे ठीक है, आपका तो सलूशन हो जा रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको तकलीफों का सामना करना पड़ जा रहा है। आम पब्लिक जो है, जो आप ही के हिस्से हैं, आप ही के वर्ग के लोग हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो हड़ताल के कारण सभी गाड़ियां बंद थी, मुझे काफी देर तक पैदल चलना पड़ा, समय भी बहुत अधिक लगा पैदल चलने की वजह से। रजिया ने बताया कि गाड़ियों के चलने के कारण ही दूसरे राज्यों से सामग्री हमारे यहाँ आती है और हमारे यहाँ की सामग्री दूसरे जगह पर जाती है। आयात और निर्यात का काम, जब गाड़ियां चलती हैं, सड़कें अच्छी होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो हम एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान को निर्यात और दूसरे राज्य से अपने राज्य में सामान का आयात भी करते हैं। सपोज दैट, जैसे कि मान लीजिए कि एक राज्य है बिहार और दूसरा एक राज्य है उत्तर प्रदेश। बिहार में कोई एक पदार्थ ए मान लेते हैं, वो यहाँ पर होता है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। और कोई एक दूसरा पदार्थ है जो उत्तर प्रदेश में होता है, उसका नाम रख देते हैं बी, और वो बिहार राज्य में नहीं होता है। तो ए क्या करेगा, बिहार राज्य ए पदार्थ को उत्तर प्रदेश में भेजेगा, उसको जरूरत है तो वो लेगा उससे, और हमें बी की जरूरत है तो हम उससे लेंगे। यानी कि हम दोनों राज्य एक दूसरे से आयात और निर्यात कर रहे हैं। तो ये किसकी वजह से संभव है, गाड़ियों के चलने से, यातायात के साधन की वजह से। यात्रा कर हम दूसरे के रीति रिवाज एवं संस्कृति को भी जान पाते हैं। यात्रा करके हम एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचते हैं, तो उनकी संस्कृति, कल्चर, उनके रिवाज अलग होते हैं। जैसे कि आप पंजाबियों को देखिए और वही आप उत्तर भारत में रहने वाले लोगों को देखिए और दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों को देखिए, तो इन तीनों राज्यों में देखिएगा तो सबके रीति रिवाज, कल्चर अलग है, पहनावा, खाना पीना सब कुछ अलग है, भाषा भी अलग अलग है। तो जब हम एक राज्य से दूसरे राज्य में हम यात्रा करके जाते हैं, तो हम वहाँ के रीति रिवाज, संस्कृति, संस्कार, सब चीजों को हम जानते हैं। हमें एक दूसरे से यही जोड़े रखता है। ये जो यात्रा जो हम करते हैं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये हमें एक दूसरे से जोड़ के रखता है। यात्रा से हमें विभिन्न जानकारियां भी मिलती है। जब हम यात्रा करके एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, तो हमें बहुत सारी इतिहास की जानकारियां भी मिलती है, उस जगह को समझते हैं, उस जगह पे क्या क्या हुआ है, वहाँ के कौन कौन से भवन, इमारत, बिल्डिंग, ये सब चीजें, हर चीज को हम जानते हैं। तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जब हम जाते हैं यात्रा करके, तो हमें बहुत सारी चीजों की जानकारियां भी मिलती है। आगे फौजी चाचा बोले, मनुष्य ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए अपने आसपास के पर्यावरण के अनुसार बदला है, अपने आसपास के पर्यावरण के अनुसार बदला भी है। जैसे हमें अपने जीवन को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, आसपास के पर्यावरण के अनुसार अपने जीवन को भी बदला है। जैसे कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को देखिए, तो वहाँ का पर्यावरण जो है बहुत ही ठंडा है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं, तो ऊंचाई वाली जगहों पर ठंडा रहता है। तो उन्होंने अपना जीवन
उस रूप से जीना शुरू किया है कि जिससे वो उस ठंड को झेल सके। राजस्थान के लोगों ने अपने आप को उसके अनुसार जीना सिखा लिया है। ठीक है, तो आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह के अनुसार अपने अपने आप को अपने बना लिया है और अपने पर्यावरण के अनुसार आपने जीना शुरू कर दिया है। उन्होंने पूछा, बच्चों क्या हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना चाहिए? मुझे लगता है आप भी कहेंगे कि नहीं। हाँ नहीं ना कह रहे हैं? बिल्कुल, हमें अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा, नहीं चाचा जी, हमें इन्हें नुकसान न पहुंचाकर इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। समाज में तरह तरह के रीति रिवाज, परंपराएं, उत्सव आदि देखने को मिलते हैं। शादी ब्याह के अवसर पर खुशियों में शरीक होना, छोटों को प्यार एवं बड़े बुजुर्गों का सम्मान, ये सभी हमारी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण देखिए कितना अच्छा बात है। अभी तो शादी ब्याह का माहौल भी चल रहा है और आज शाम को ही मुझे एक जाना है तिलक पर भी, तो चलेंगे। तो समाज में कई तरह के रीति रिवाज, परंपराएं हैं, उत्सव भी हैं, बहुत सारे हम उत्सव मनाते हैं, बहुत सारे त्योहार भी हैं और हम छोटी मोटी खुशियों में इन उत्सवों में शरीक होते हैं और अपने छोटों को प्यार एवं बड़ों का सम्मान करते हैं। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और करते हैं। हमें अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और ये हमारी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग है। मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था, सुना था कि जो जनरेशन अपने बुजुर्गों के पास नहीं बैठेगी, जो जनरेशन अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, उनसे उनके अनुभवों को नहीं सीखेगी, वो जनरेशन उतना विकास नहीं करेगी जितना होना चाहिए। तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठ के उनसे सीखना चाहिए। और एक दूसरी तरफ मैंने ये भी चीज एक जगह पढ़ा है कि सारे पुराने अच्छे ही नहीं होते और सारे नए खराब भी नहीं होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो पुराने हैं वो सब कुछ अच्छा ही होगा और जो नया है वो सब कुछ खराब ही होगा, ऐसा बात भी नहीं है। तो ये एक ऐसा तालमेल बैठाना है हमें अपने पुरानी संस्कृतियों से और हमें अपने नए जनरेशन से कि हम एक अच्छे और नए दुनिया का निर्माण कर सकें। मुलाकात होने पर अभिवादन के तरीके, खुशियों को व्यक्त करने के तरीके, शोक प्रकट करने के भाव, पर्व त्योहार पर गाए जाने वाले मंगल गीत, पहनावा, विशेष प्रकार के पकवान, ये सब संस्कृति की पहचान है। अब तो संस्कृति में बहुत सारा बदलाव भी हो चुका है। पता नहीं भैया कब ब्रो बन गया, सिस्टर कब सिस बन गया, पापा कब पॉप बन गए, डैड बन गए, कुछ समझ में नहीं आता है। बहुत सारी चीजें हैं। पहले के हम लोग के जो पकवान हुआ करते थे, सांस्कृतिक पकवान, हमारे भोजपुरी, हमारे बिहार में ठेकुआ, खस्ता, तिलवा, ये सब चीजें होती थी। ये सब अब मतलब शहरों से तो बिल्कुल ही गायब है। अब तो शहरों में चाउमीन, मोमोज, पता नहीं ये सब क्या क्या चीजें आई हुई हैं। तो हमारे और जैसे शादी ब्याह होता था, जो पर्व होते थे, पर्वों में त्योहारों पर जो गाने गाए जाते थे, गीत होते थे, उन गीतों में लय और मधुरता होती थी। आजकल तो देखिए भोजपुरी सिंगरों ने क्या धमाल मचाया है, मतलब कहने का नहीं है। और बहुत अजीब सब कुछ हो गया है। सांस्कृतिक हमारी संस्कृति जो है, हम उसको भूलते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम विकास की तरफ और इस फास्ट दुनिया में, तेज दुनिया ही कहेंगे, 12 GB रैम वाला मोबाइल चला रहे हैं तो बहुत तेज हो गए हैं अब आज के डेट में हम लोग। तो इतना तेज हम चल गए हैं कि हम बगल में खड़े अपने किसी मतलब फ्रेंड को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार के लिए भी हम नहीं रुक पा रहे हैं। इतने तेज हैं हम, इतने तेज गति में जा रहे हैं, सब कुछ छूटता जा रहा है। और ये सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ, सबके साथ। हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। बहुत जरूरी है हमें इस चीज को संभाल के रखना। यही सब मिलकर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। चाचा ने कहा, बच्चों हमें अपने इन रीति रिवाज, परंपराओं के प्रति सम्मान रखना चाहिए तथा इनका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हमारे रीति रिवाज, संस्कृति है, उसे हमें भूलना नहीं चाहिए। और अगर आपको अपने संस्कृति और रीति रिवाज नहीं पता है तो आप अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए, उनसे सीखिए। शहर से थोड़ा गाँव की तरफ भी एक बार यात्रा करने जाइए,
गांव आपको सिखाएगा कि जीवन क्या होता है, और संस्कृति और संस्कार आपको गांवों में दिखने को अभी भी मिलेंगे। बहुत सारे गांव भी ऐसे हैं जो शहर के बिल्कुल करीब है, वो भी चेंज हो गए हैं, वो गांव गांव नहीं रहे हैं, शहर हो चुके हैं। लेकिन जो सही में अभी भी प्राकृतिक तौर पे गांव है, नेचुरल गांव जिसे कहेंगे, वो प्राकृतिक होते हैं, उनको आधुनिक दुनिया से मतलब नहीं होता है। वो वहाँ पर जाइएगा तो वहाँ का मजा ही अलग है। हम लोगों ने वो जीवन जिया है, हम उसको मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं उन सब जीवनों को। सबने चाचा की बात पर सहमति जताई और चाचा ने सभी बच्चों को शाबाशी दी और फिर अपने काम में लग गए। तो यहाँ पर आपका ये पाठ खत्म होता है, और इस पाठ से संबंधित अभी जो चीज़ हमने इतना लिखाया है इसको आप लिख लीजिएगा, और बाकी इससे जो भी बचे हुए नोट्स निकलेंगे और जो प्रश्न उत्तर लिखेंगे बचेंगे उसको हम अगले वीडियो में आपको कराएंगे। तो विशेष इस चैप्टर में हम लोगों ने जो जो चीज़ें जाना, तो बहुत चीज़ें हम लोगों ने जाना अपने पर्यावरण के बारे में और हर चीज़ के बारे में। तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। हमें आने वाले अपने भविष्य के लिए और अपने आने वाले जनरेशन और उनके मतलब जो भी जनरेशन आगे आते जाएगा उनके लिए, और जो भी चीज़ें हैं हमें अपने आगे वाले जनरेशन के लिए छोड़ के जाना होगा, क्योंकि हमारी लास्ट जनरेशन ने हमारे लिए जो कुछ छोड़ा है उसको हमारा फर्ज बनता है कि उसको संभाल कर हम रखें और उसको हमें अपने आने वाली जनरेशन को भी सौंप के जाए। तो इन सब चीज़ों में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमारा सांस्कृतिक धरोहर, और जो भी हमारे संस्कार हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं वो हम अपने अंदर जिंदा रखें। जब हम अपने अंदर जिंदा रखेंगे तभी वो हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी देके जाएंगे। अगर हम अपने अंदर संस्कृति संस्कार इन सब चीज़ों को मार देंगे तो हम अपने आगे वाली पीढ़ी को क्या देंगे, और फिर हम उनसे एक्सपेक्ट भी क्या करेंगे कि वो हमें बदले में वो हमें सम्मान दे और हमारा आदर और सत्कार करें। तो जब हम उनको ये सब संस्कृति संस्कार शिक्षा ये सब चीज़ें नहीं देंगे तो वो सब चीज़ें हमें मिलने वाली नहीं है। तो ज़रूरी है कि हम अपने संस्कृति और संस्कार का सम्मान करें और अपने पर्यावरण की रक्षा करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को देखिए, लेक्चर को समझिए। जहाँ नहीं समझ में आए वीडियो को पीछे जाइए और फिर से समझने की कोशिश कीजिए, और अगर किसी तरह का भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दीजिए, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ओके, बाय।